गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ सब सुस्वस्थ होंगे। इस महामारी से हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें धैर्य बनाकर रखना है, लीडर बनना है, साहस बनना है, साहसी बनना है और सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस का पालन करना है, उनके नियमों में सहयोग करना है जिससे इस महामारी से हम लोग उबर सकें। आप निरंतर घर में रहें या किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें और अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए खाली पेट ना रहें, खाएं पिएं और अच्छी तरह ईश्वर वंदना करते रहें। साथ ही साथ हमारे पढ़ाई पर बहुत ही असर पड़ रहा है, हमारे 10th क्लास के छात्राओं के ऊपर। इसलिए आप घबराएं नहीं, आप मन लगाकर घर में ही पढ़ाई करें। तो आइए हम लोग चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें। पिछले वीडियो में हम लोग ने इसके पाठ परिचय और कुछ सारांश को पढ़ा था। आज हम लोग इसके बचे हुए शेष सारांश को पढ़ेंगे और जानेंगे। भाषा के क्षेत्र में भी भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यानी भाषा के क्षेत्र में हमारा भारत देश एक सर्वश्रेष्ठ उसमें भी एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर रखा है, क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्न भाषा वाले लोग निवास करते हैं, यहाँ बोली जाती है। इसका समृद्ध व्याकरण है। आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी जातियों के बोलचाल की भाषा के साथ साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुग़ल आक्रमणकारियों एवं विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का सुयोग भी यहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार विधि शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के पुरातन रूपों के बारे में जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट्य की झलक ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय शासन प्रणाली में विद्यमान है। अतः भारत एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ संस्कृत भाषा के माध्यम से चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जिसमें मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति और सदस्यता को जगाने वाले पाठ प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। संस्कृत का काल ग्रीक भाषा से ही पुराना है और सारी भाषाओं का अग्रजा है, यानी बड़ा है। इससे हमें ऐसी अनेक बातों की जानकारी मिली है जो इस परिवार की अन्य भाषाओं में भुला दी गई है। जैसे आग के लिए संस्कृत में अग्नि और लैटिन का इग्निसस का एक समान शब्द हमें मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि दूसरे भी वक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था, भले ही कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग होने लगा। आगे हैं, आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं कहना कठिन है, लेकिन संस्कृत में इसे मूस, ग्रीक में मूश, लैटिन में मुश, स्लोवेनिक में माइस कहा जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि कीट पतंग के साथ साथ इसकी पहचान में कोई घपला न हो, इसलिए चूहा का नाम मूसह रख दिया गया। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य उद्भेदन स्रोत पहुंचने के लिए उस सुदूर अतीत तक
पहुंचना होगा, जहां से हिंदू, ग्रीक और यूनानी जातियां एक दूसरे से अलग हुई थी। वहाँ भी आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान की तरह दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंझकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। अतः मैं यूं ही के लिए असीम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द संस्कृत के सिवा अन्य किसी भाषा में देखने को नहीं मिलते हैं। भारत का पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन एवं एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। अतः संस्कृत की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है तथा भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। लेखक ने संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं की विशेषताओं के बारे में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि इससे मानव जाति के बारे में उनका दृष्टिकोण व्यापक तथा उदार बना है और बर्बर समझे जाने वाले लोगों के प्रति अपनापन का भाव स्फुरित लेखक स्वीकार करता है। भाषा विज्ञान के द्वारा वह जब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वह संस्कृत की सहायता से संभव हुआ है। हमारे जीवन में जो कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्वजों से मिला है। यह अनुभव 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की गई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज यानी धरती पर प्रकट होते हुए सूर्य को भारत के तट पर दर्शन किए थे। इन्होंने अपने अनुभव का वर्णन करते हुए लिखा है 1783 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक संध्या उस दिन भर देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस तथा ईरान हमारी बाईं ओर थे तथा अरब सागर से आती ठंडी हवा हमारे जहाज़ के पिछले भाग से टकरा रही थी। यह दृश्य अपने आप में अति प्यारा था। एशिया की यह उर्वर भूमि नाना प्रकार की विधाओं से परिपूर्ण विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही। अतः अंत में पाठ के अंत में लेखक कहते हैं, लेखक अपना हार्दिक उद्गार यानी हृदय की वाणी से जो ने वह महसूस किया वह प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्यता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। तब अरब सागर की शीतल मंद समीर यानी हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदानों में अब उनकी खोज के लिए कुछ शेष नहीं है। ऐसा लेखक अपने विचारधाराओं के अनुसार कहते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं। विचरण, भ्रमण करना, सम्यक, उचित या विधिपूर्वक, साम्य, समानता, पारस्परिक, आपसी, लुप्त, नष्ट होना, कामोबेश, थोड़ा बहुत, पृथक, अलग, दुराचार, अन्याय, ज्ञातव्य, जानने योग्य, एकतामकता, एक साथ जुड़ाव, सारभूत, मूल रूप से। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे अध्याय का सारांश भी जान लिया। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न अभ्यास व्हाट्सएप नोट्स के माध्यम से आपके ग्रुप में भेज देंगे। आप उसे अच्छी तरह लिख लेंगे। सभी छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है, आप मेरे YouTube चैनल से
जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन या जो कुछ भी महत्वपूर्ण स्कूल से जुड़ी जानकारी होगी आपको वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। बहुत से छात्र नहीं जुड़ने के कारण व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, सर ये प्रश्नाभ्यास भेज दीजिए, सर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिर से भेज दीजिए, सर इस चैप्टर का भेज दीजिए। इसलिए मैं उन छात्राओं से या जो भी नहीं जुड़े हैं उन लोग से एक बार फिर से नम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन मिले, वीडियो की जानकारी मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब सुस्वस्थ रहे, मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें, और जो भी सरकार का गाइडलाइंस है उसका पालन करें। धन्यवाद।